इसके पहले बाबू आपने मेंडल के तीनों नियम पढ़े थे, ठीक है। देखिए आप हम पढ़ क्या चुके, हम मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया, मटर पे किया। क्यों किया ये समझ गए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र बहुवचन का नियम, मेंडल की शब्दावली, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता, आनुवांशिकी और ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय, इतनी जानकारियां हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया तो वो सक्सेस क्यों हो गए, यानी कि मेंडल की सफलता का कारण क्या रहा। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया वो सफल, अपने काम में एक ही बार में सफल क्यों हो गए। जबकि आप जानते हो कि बल्ब बनाने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने कई बार प्रैक्टिकल किया था, लेकिन मेंडल ने पहले ही प्रयास में वो सफल कैसे हो गए, वही हमें समझना है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप इसे दो शीर्षकों में बांट दो। पहली है कार्यविधि के, है ना, कार्यविधि के कारण, मतलब उन्होंने किस प्रकार से काम किया उसके आधार पर। और दूसरा कारण आप यहां लिख लीजिएगा, मटर के चयन के कारण। मतलब जो मेंडल थे वो अपने प्रयोग में सफल क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने दो शीर्षकों पे बड़ी गहराई से काम किया था। पहला शीर्षक क्या था, कार्यविधि के कारण। कार्यविधि का मतलब क्या है कि उनके कार्य करने का जो तरीका था, पहली चीज तो वो उसकी वजह से सफल हुए, और दूसरा जो कारण था वो क्या था कि उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, मटर पर किया था, जिसकी वजह से वो क्या रहे थे, वो सफल रहे थे। तो यही पॉइंट हमें समझना है। इस पॉइंट को हमें विस्तार से समझना है कि कार्यविधि में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो सक्सेस रहे, और मटर के कौन कौन से गुण लिए जिसकी वजह से वो क्या रहे, सक्सेस रहे, सफल रहे। तो पहला पॉइंट समझते हैं, कार्यविधि के कारण क्या, पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने अपने प्रयोग में एक समय पर एक लक्षण, मतलब क्या है, समझे इस बात को। यानी कि जो मेंडल थे जब अपना प्रयोग करते थे तो एक समय में केवल एक ही लक्षण पर ध्यान देते थे। मतलब अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर वो लंबाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनका सारा ध्यान कहाँ था, लंबाई वाले पे था। कभी भी उन्होंने तब बीज की आकृति जो 7 लक्षण थे उसमें से जब वो जिस पर काम करते थे उनका सारा ध्यान केवल उसी पर रहता था, वो दूसरे लक्षण की तरफ जाते ही नहीं थे, उसके बारे में सोचते ही नहीं थे। तो पहला कारण कार्यविधि, मतलब कार्य करने का जो विधि, जो तरीका था, उसके कारण, उसमें क्या क्या वो करते थे। तो उनकी पहली खासियत थी कि एक समय में केवल एक ही लक्षण के बारे में वो जानकारियां जुटाते थे, या फिर यूं कहे एक समय में एक लक्षण के बारे में क्या करते थे, अध्ययन करते थे, जिसकी वजह से वो क्या रहे, सफल रहे। दूसरा पॉइंट समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था, है ना। तो दूसरा पॉइंट था कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने केवल एक ही पीढ़ी तक अध्ययन नहीं किया था, बल्कि F1, F2 और F3 तक गए थे। आपने जब प्रयोग आपको करवाया गया तो आपने ये चीज देखा होगा कि मेंडल ने पहली चीज क्या था, एक समय में एक लक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि दूसरा पॉइंट क्या था कि मेंडल ने केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें क्या पता चल गया कि ये मेरा प्रयोग क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। अगर एक पीढ़ी से अंदाज़ा निकालना हो, बाबा को देख के पोता को बता देना हो कि भैया अब तुम्हारी पीढ़ी इससे ज़्यादा समझदार नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ी में अगर कोई IAS हो गया तो क्या किया उन्होंने, एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, 3 तक वो गए थे। F3 हमने निकाला भी है इसे, है ना। वो
बात समझ में आ रही कि नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि एक समय में एक लक्षण के बारे में अध्ययन किया जिसकी वजह से सफल हुए। दूसरा, उन्होंने केवल एक ही पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जिसकी वजह से वो क्या रहे, सफल रहे। हम समझ रहे हैं कार्यविधि का कारण। अभी हम समझेंगे मटर के चयन का कारण। मटर को चुनने के वजह से भी वो क्या थे, सफल थे। तो समझते हैं इसका तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, हाँ भाई, अब जब आप कहते हैं ना कि बहादुर का साथ किस्मत भी देती है, अगर आप बहादुर हो तो आपका साथ किस्मत देगी। समझ रहे हैं? तो मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तो आपने देखा होगा उन्होंने केवल समयुग्मकी पर ज़्यादा ध्यान दिया था या नहीं दिया था? उन्होंने सारा ध्यान किस पर लगाया था? समयुग्मकी पर, है ना। और इसी समयुग्मकी की वजह से उनका भाग्य भी क्या था, उनका भाग्य भी उनका साथ दे रहा था। मतलब उन्होंने अपने प्रयोग में समयुग्मकी को ज़्यादा महत्व दी, ज़्यादा महत्व, उसे ही तो उन्होंने प्रभावी कहा था। अभी देखो ये क्या है, ये है ना, ये समयुग्मकी, मतलब उन्होंने जो समयुग्मकी थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जिससे उन्हें आगे बातों को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मतलब बात को समझने में उन्हें क्या हुआ, आसानी हुआ। ठीक है, आगे समझे। और एक चीज़ आप ये भी जानते होंगे कि समयुग्मकी को उन्होंने क्या कहा था, शुद्ध कहा था, और विषम युग्मकी को उन्होंने क्या कहा था, अशुद्ध कहा था। यहाँ कैपिटल टी दोनों जीन एक जैसे हैं तो ये क्या है, समयुग्मकी। क्या है, समयुग्मकी। यहाँ स्मॉल टी है, ये भी क्या है, समयुग्मकी। अब यहाँ कई लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं स्मॉल टी है तो ये विषम युग्मकी होगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर दोनों जीन अलग अलग हैं तब वो विषम युग्मकी होगा, अगर दोनों जीन एक जैसे हैं तो वो क्या कहलाएगा, समयुग्मकी कहलाएगा। 3 पॉइंट बेटा समझ में आया। एक समय में एक लक्षण पर प्रयोग किया या ध्यान केंद्रित किया, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, साथ ही साथ उन्होंने समयुग्मकी का, है ना, समयुग्मकी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने समयुग्मकी को शुद्ध कहा और विषम युग्मकी को क्या कहा, अशुद्ध या फिर संकर के नाम से जाना। 3 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? आगे चौथे पॉइंट की तरफ चलिए समझते हैं आपका चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है कि स्वपरागण के लिए उन्होंने क्या किया था, स्वपरागण के लिए कुछ लंबे व कुछ बौने पौधों के पुंकेसर काट दिए। क्या किए, पुंकेसर काट दिए। आपको जब पढ़ाया गया होगा जनन तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा पुंकेसर क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्या किया। ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा लेकिन ये इजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, ध्यान से समझो। स्वपरागण, पहले समझ लो परागण क्या होता है, पहले समझ लें परागण क्या होता है। तो पुष्प के 2 भाग समझ लीजिए, नर भाग और दूसरे को मादा, है ना। नर युग्मक को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण, और इसे अंड या डिंब कहते हैं। समझ गए? अब होता है ना, इसी परागकण का कहाँ पहुँचना, अंडाणु तक या अंड तक पहुँचना। चलो पुष्प की संरचना बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़, क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन नहीं याद है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका पुष्प का फिगर। उसके कुछ भाग, हमें केवल कुछ ही भाग का अध्ययन करना है, इसीलिए हमने केवल कुछ ही भाग को, ये आपको केवल सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए है। ठीक है, ध्यान में रखिए। परागण क्या होता है, तो परागण का मतलब परागकण का, ये यहाँ पे रहता है बेटा परागकण। इस संरचना को कहते हैं परागकोश, और इस संरचना को कहते हैं वर्तिकाग्र, और इस वाले भाग को कहते हैं वर्तिका
और यहाँ पाया जाता है बेटा अंड या डिंब, लेकिन इसे कहते हैं अंडाशय। इसके अंदर रहता है अंड या डिंब। ठीक है, ये हो गया परागकोश। इसे कहते हैं बेटा पूतंतु और इसे कहते हैं वाहदल। पंखुड़ी का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पंखुड़ी को कहा जाता है बेटा दलपुंज। ये हो गया बाबू पुष्पासन और ये कहलाता है नीचे वृंत। ठीक है, लेकिन हम समझ रहे हैं क्या परागण के बारे में। क्या होता है परागण? तो जैसे मनुष्यों में होता है शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है तो जाके संतति की उत्पत्ति होती है, वैसे पौधों में भी होता है। तो इनमें नर युग्मक का नाम क्या होता है? नर युग्मक का नाम क्या है? नर युग्मक को कहते हैं परागकण और मादा युग्मक को कहते हैं अंड। अब देखो, इसके आधार पे जो पुष्प होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं इस संरचना के आधार पे। एक पुष्प होता है एकलिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी एकलिंगी समझ लीजिए, कक्षा 12 में आपको काम आने वाला है। अगर किसी फूल में ये पराग, याद रखो ये जो परागकोश है ये तंतु है। परागकोश तंतु ये किसका भाग है? ये नर का भाग है। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय किसका भाग है? मादा का भाग है। तो जब किसी पुष्प में परागकोश या वर्तिकाग्र दोनों में से कोई एक पाया जाए, मतलब कोई फूल हो जिसमें खाली वर्तिकाग्र हो या केवल क्या हो, परागकोश हो, तो वो क्या कहलाएगा? एकलिंगी कहलाएगा। और जिसमें परागकोश भी पाया जाएगा, वर्तिकाग्र भी पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? तो करना क्या होता है कि भाई जब तक ये नर युग्मक कहाँ नहीं पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र को अवतरण मंच बोला जाता है। मतलब ना, ये पराग कण यहाँ से उड़ के यहाँ जाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है परागण कहलाती है। हमने क्या देखा? परागण की समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी परागकोश से परागकण का कहाँ पहुंच जाना? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब बेटा एक चीज और समझ लो, लगे हाथ। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है बेटा परपरागण। स्वपरागण का मतलब स्वतः ही, और परपरागण में 3 विधियां होती हैं। एक होता है जल द्वारा और दूसरा होता है जीव द्वारा और तीसरा होता है किसके द्वारा? जल, जीव और तीसरा हो गया आपका वायु द्वारा। तो परपरागण तो हमें समझना ही नहीं है, हमें तो समझना क्या है? स्वपरागण। मतलब उन्होंने क्या किया? अब देखो, अगर कोई बाग में कोई फूल, ये मान लो मटर का ही फूल है, सपोज दैट, है ना। अब अगर ये मटर का फूल है, अगर लंबा वाला पौधा, अगर इसमें परपरागण, इसके बगल में भी 2-4 फूल हैं, तो अगर हमें स्वच्छ वाला प्रदान करना है तो बगल वालों को हम बंद करेंगे कि नहीं कि भाई तुम लोग रहने दो, अभी इसको काम करने दो? नहीं समझ में आ रही बातें? भाई अगर आप कोई फूल है, ये मान लो क्या है, चलो यहाँ समझो, ये कोई फूल है एक ठो, मान लो ये फूल है, फूल बना दिया, चलो हाँ, इसके अगल बगल भी फूल हैं, ठीक है। चलो, फूल थोड़ा गड़बड़ कंपनी का है, फूल पे ध्यान ना दो, केवल समझो। अब ये फूल है, अब क्या हो सकता है? देखो, जल द्वारा, जीव द्वारा, वायु द्वारा, तो परागण हो सकता है ना। परागण का मतलब इसके परागकण, इसका परागकोश जो होगा, अगर इसके परागकोश से परागकण उड़ के यहाँ पहुँच जाएगा तब तो इसके अंदर दूसरा लक्षण न बन जाएगा, और इसका भी परागकण उड़ के जाएगा तो इसके अंदर दूसरा लक्षण बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इसमें परपरागण होना ही नहीं है, इसमें परपरागण नहीं होना है, इसमें क्या करवाना है? हमें स्वपरागण करवाना है। जिसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? अगल बगल के जितने पौधे थे, जो आसपास के पौधे थे, उनके पुंकेसर ही क्या कर दिए? काट दिए। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? स्वपरागण के लिए कुछ लंबे व कुछ बौने
पौधों के पुंकेसर को क्या कर दिया, काट दिया, ताकि इनका परागकण उड़ के यहाँ आइबे न करे। अब आप कहोगे खाए नर वाले का काटेंगे। अब देखो पुंकेसर किस में पाया जाएगा, नर में पाया जाएगा ना। अब पुंकेसर कहाँ काट दिए, तो भाई अंड या डिंब जो होता है वो तो यहाँ न रहता है, ये थोड़ी उड़ के जाएगा। तो पुंकेसर काट देंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर इसका लक्षण रहेगा, इसके अंदर इसके लक्षण, और इसको कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो जो इसकी संतान प्राप्त होगी हम उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, उसके लक्षण को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था 4 पॉइंट मेंडल के कार्यविधि का कारण। अब हम समझते हैं मटर के चयन का कारण। इसे आप नोट करिए, तब तक मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब समझते हैं बेटा दूसरा वाला पॉइंट, मटर को क्यों चुना था उन्होंने। मटर के चुनने के मतलब हम समझ क्या रहे, मेंडल की सफलता के कारण। तो पहला कारण क्या था, कार्यविधि के कारण। तो हमने समझ ही लिया कि कार्यविधि मतलब क्या क्या काम, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, जिसके हिसाब से ये पॉइंट तो समझ में आ गया। जबकि दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना है कि मटर को चुनने की वजह से भी वो सफल हुए। तो कैसे मटर को चुनने से वो सफल हुए, तो मटर की क्या खासियत थी। मटर ये खासियत पहली क्या है, वार्षिक पौधा। पहली खासियत क्या है इसकी, वार्षिक पौधा। यानी कि मेंडल ने, मैंने बताया ना कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को चुना, जिसका फायदा उन्हें क्या हुआ कि क्यों चुना था। कभी कभी ये पूछता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर ही क्यों किया। तो करने का पहला पर्पज क्या था, वो क्या होता है, वार्षिक पौधा होता है। वार्षिक का मतलब एक साल में इसकी कई पीढ़ियों को आप देख सकते हो। यानी कि मान लेते हैं मटर की जो आयु है वो 4 महीने, और एक महीने में कितने महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो कितनी पीढ़ी, लगभग आप 3 पीढ़ी एक साल में इसकी देख सकते हैं, जिसकी वजह से मेंडल क्या रहे, सफल रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पूछेगा मेंडल ने मटर को क्यों चुना, तो पहला कारण क्या था कि वो एक वार्षिक पौधा है, यानी कि इसकी कई पीढ़ियां एक ही साल के अंतर्गत प्राप्त कर सकते। अब मान लो किसी दूसरे पौधे पे कर देते, है ना, मान लीजिए अगर वो किसी दूसरे पौधे पे कर देते तो इसका नुकसान क्या होता। कोई पौधा है जो 10 साल के बाद, कोई ऐसा जिसमें 5 साल के बाद फूल लगेगा, तो 5 साल इंतजार न करना पड़ेगा। 5 साल में वो कितनी, लगभग 25 पीढ़ियाँ निकालेंगे, 15 पीढ़ियाँ निकाल लेंगे वो, अगर मटर में प्रयोग करते हैं तो। अरे भाई एक साल में अगर 3 पीढ़ी निकालेंगे तो 5 साल में कितनी पीढ़ी हो गई, 15 हो गई ना। तो इसीलिए उन्होंने मटर को चुना। मटर को चुनने की वजह से भी वो क्या रहे, सफल रहे। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट चुनने का क्या फायदा हुआ, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसमें क्या था, वो क्या था, द्विलिंगी था। द्विलिंगी अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वह पुष्प जिसमें वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों पाए जाए उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। यानी कि इसमें आप आसानी से दोनों लिंगों के बारे में जान सकते हैं, है ना। द्विलिंगी था, जिसकी वजह से आपको परागण कराने में कोई समस्या नहीं होगी। स्वपरागण करवाइए चाहे पर परागण करवाइए, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। केवल यही, अरे भाई फूल की संरचना अभी अभी बनाया था ना, फूल की संरचना अभी बस यहीं से परागकोश, है ना, परागकोश से क्या करना है, यही परागकोश से क्या करना है, इसको उठा के बस यही तो पहुंचाना था। वो चिमटी से उठा के पहुंचा दिया जाता था। हालांकि परागकण इतना छोटा होता है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के आप उसे देख ही नहीं सकते। ठीक है, फिलहाल तो 2 पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो क्या था, द्विलिंगी था। आगे मटर के पौधे में क्या होते हैं, मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। मतलब क्या है, अनेक तुलनात्मक लक्षण, अनेक तुलनात्मक लक्षण। अब मीन क्या है तुलनात्मक लक्षण का, कि मटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर उसी के जाति से, मतलब ये देखो अगर एक मटर ये दूसरा मटर, तो इसके अंदर इससे कहीं ज़्यादा असमानताएं हैं। मतलब एक मटर के पौधे के अंदर दूसरे मटर के पौधे से कई ज़्यादा लक्षण भिन्न भिन्न मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से उनकी पहचान करना क्या हो गया, आसान हो गया। मतलब अगर कोई पूछे
कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना, तो पहला वो वार्षिक पौधा था, वो द्विलिंगी था, यानी कि नर भाग मादा भाग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, और दूसरा है उसमें अनेक तुलनात्मक लक्षण होते हैं। अनेक तुलनात्मक लक्षण का मतलब एक ही जाति, एक ठो मटर है उसके बगल में दूसरी मटर, तो एक मटर में मान लो 6 लक्षण 7 लक्षण है, तो दूसरी में उससे अलग 7 लक्षण है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे भाई आपने मटर का 7 लक्षण लिया था, उसका 7 अपोजिट भी तो लिया था ना, उल्टा अप्रभावी वाला लिया था ना, इसी वजह से उन्होंने इसे चुना था। और चौथा पॉइंट आपका अब यही बता देता हूं कि इसमें आप पर परागण आसानी से करवा सकते हो, पर परागण आप करवा सकते हैं। पर परागण का मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से। आप जानते हो परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक पर परागण। तो आप इसमें कृत्रिम परागण भी क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये थे बाबू मेंडल की सफलता के कारण, इसे नोट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।